हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की कहानी बहुत ही अच्छी है, इसलिए लास्ट तक सुनिएगा। यदि मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए कहानी सुनाते हैं। मैं रेखा हूँ। मेरी शादी को 6 महीने हुए हैं। एक छोटे से गांव में, जहाँ रिश्ते सांस लेते हैं, हमारा परिवार बसा हुआ है। मेरी सास ससुर, मेरी ननद और मैं, हम सब एक ही घर में रहते हैं। मेरा पति मुंबई में काम करता है। वह महीने में मुश्किल से 2 बार ही घर आ पाता है। उसकी कमी ने मेरे भीतर एक खालीपन भर दिया है, जो दिन के उजाले में तो छिपा रहता है, पर रात के अंधेरे में चुपके से उभर आता है। हमारे घर में कई कमरे खाली हैं, उनमें पुराना सामान पड़ा रहता है। मैं अपनी ननद के साथ सोती हूँ। वह मेरी सबसे अच्छी साथी बन गई है। लेकिन इंसानी दिल की गहराइयों में कुछ ऐसा भी होता है जो किसी को नहीं बताया जा सकता। उस रात आधी रात को मेरी नींद खुली। घर में अजीब सी खामोशी थी, पर इस खामोशी के बीच कहीं से आवाजें आ रही थीं, मेरे सास ससुर के कमरे से। मैंने सोचा शायद मुझे भ्रम हो रहा है, पर जब मैंने उनके दरवाजे के पास जाकर देखा तो मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। उनकी कमरे की लाइट जली हुई थी और अंदर से धीमी धीमी आवाजें आ रही थीं। मैंने चाहकर भी अपनी आंखें हटाई नहीं। दरवाजे की झीरी से देखा तो एक पल के लिए सब थम सा गया। मेरे सास और ससुर के बीच का वह पल ऐसा था जैसे वे समय को चुनौती दे रहे हों। उनकी उम्र भले बढ़ रही थी, पर उनके रिश्ते की गर्माहट में कोई कमी नहीं थी। मैं बाथरूम गई, लेकिन मन में उठे सवालों की झड़ी ने मुझे सोने नहीं दिया। क्या प्यार और संबंध उम्र का मोहताज होते हैं? क्यों मुझे अपने जीवन में वह सुकून नहीं मिल रहा जो शायद मेरी सास को मिल रहा था? सुबह जब मैं किचन में थी तो मेरी सास के चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। मैंने अनमने भाव से उनसे पूछा, माँ जी, आप इतनी खुश क्यों दिख रही हैं? उन्होंने हंसकर जवाब दिया, जब रिश्तों में विश्वास और प्यार हो तो हर सुबह नई लगती है। उनके शब्दों में छिपे अर्थ ने मेरे दिल को झकझोर दिया। वह सुबह हमारे घर के दरवाजे पर एक नई कहानी लेकर आई। दरवाजे पर एक लड़का खड़ा था जो हमारे घर का खाली कमरा किराए पर लेना चाहता था। उसका व्यक्तित्व, उसकी आंखों की चमक और उसके बोलने का ढंग, सब कुछ अलग था। वह हमारे घर में रहने लगा। मेरे दिल में एक नई हलचल शुरू हो गई। वह लड़का मेरे भीतर के उस खालीपन को भरने लगा जिसे मैं किसी से कह नहीं पा रही थी। लेकिन जब मैंने एक रात अपनी ननद को उसके कमरे में देखा तो मेरी दुनिया जैसे थम गई। हमारे घर की छत के उस पार बसी जिंदगी कभी कभी कितने अजनबी चेहरों को अपने करीब ले आती है, ये मैं उस दिन पहली बार समझी। पड़ोसन ने जिस सहजता से उस 22 साल के लड़के को हमारे सामने लाकर खड़ा किया, उसकी बातों में एक मासूमियत थी। बेचारा लड़का कॉलेज में पढ़ाई करता है, उसने कहा। अगर आप अपने खाली कमरे में इसे किराए पर जगह दे दें तो इसका बड़ा भला होगा। माँ जी ने जवाब दिया, कमरे तो खाली हैं, लेकिन उनमें सामान भरा हुआ है। पड़ोसन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कोई बात नहीं, मैं इसे दिखा देती हूँ। अगर इसे पसंद आ गया तो वह यहीं रह लेगा। लड़का अंदर आया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो हर कोने में कुछ तलाश रही हो। मैंने खुद को रोक नहीं पाई और माँ जी से पूछा, ये कौन है? माँ जी ने सरलता से कहा, ये लड़का किराए पर कमरा लेना चाहता है। जब मेरी नज़र उस पर पड़ी तो एक पल के लिए समय थम गया। उसकी ऊंची कद काठी, आत्मविश्वास से भरी आंखें और चेहरे पर बिखरी हल्की मुस्कान, कुछ ऐसा था जो उसे बाकी लोगों से अलग बनाता था। वह भी मुझे देखते हुए हल्का मुस्कुराया। मैंने माँ जी से कहा, कोई बात नहीं, आप इसे एक कमरा दे दीजिए, वैसे भी खाली पड़े हैं और इससे हर महीने किराया भी मिलेगा। माँ जी मान गईं और वह लड़का हमारे घर में किराएदार बनकर रहने लगा। हमारे घर में केवल एक ही बाथरूम था जिसे वह भी इस्तेमाल करता था। धीरे धीरे उसका हमारे परिवार से घुलना मिलना बढ़ने लगा। एक दिन उसने आकर कहा, आंटी जी, मेरा गैस खत्म हो गया है, क्या मैं आपके गैस पर खाना बना सकता हूँ? माँ जी ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, आज के दिन हमारे यहाँ से रोटी खा लो। रेखा, तुझे तेरे कमरे में रोटी पहुँचा देगी। मैंने बिना कुछ कहे रोटियां बनाई और उसकी प्लेट में सब कुछ सजा दिया। जब मैं उसके कमरे का दरवाज़ा खटखटाने गई तो उसने मुस्कुराते हुए दरवाज़ा खोला और कहा, आइए भाभी, अंदर आइए। मैंने प्लेट टेबल पर रखते हुए कहा, ये लो तुम्हारी रोटियां।
उसने आग्रह किया। भाभी जी, 2 मिनट बैठ जाइए। पहले तो मैं झिझकी, लेकिन उसकी बातों में कोई अजीबियत नहीं थी। मैं पास रखी कुर्सी पर बैठ गई। वह टीवी पर कोई फिल्म देख रहा था। अचानक स्क्रीन पर एक किसिंग सीन आ गया। उस सीन ने कमरे के माहौल को अचानक से बदल दिया। मेरी नजरें स्क्रीन से हटने का नाम नहीं ले रही थीं, और उसी पल मुझे महसूस हुआ कि मैं एक ऐसे क्षण का हिस्सा बन चुकी हूं जो शायद कभी मेरी जिंदगी में नहीं आता। रात का सन्नाटा अपने आप में एक अनकही कहानी बुनता है। हर शोर, हर आवाज और हर हलचल अपने भीतर एक रहस्य समेटे होती है। उस रात भी कुछ ऐसा ही था। साहिल के कमरे की जलती हुई लाइट मेरे सवालों का जवाब मांग रही थी। मैं बिस्तर पर थी, लेकिन नींद कोसों दूर थी। मेरे मन के भीतर उठते सवाल मुझे बेचैन कर रहे थे। जब वॉशरूम जाने के बहाने मैं उठी, तो घर की हर छोटी बड़ी आवाज जैसे मेरे दिल की धड़कनों से तालमेल बैठा रही थी। लौटते वक्त मैंने साहिल के कमरे की लाइट देखी। रात के 12 बजे लाइट का जलना असामान्य था। मैं ठिठक गई। साहिल अभी तक जाग रहा है? मन में सवाल उठा। हिम्मत जुटाकर मैंने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से उसकी आवाज आई, हाँ भाभी, आइए। दरवाजा खुला और साहिल अपने फोन पर कुछ देख रहा था। आवाज इतनी तेज थी कि पूरे कमरे में गूंज रही थी। मैंने पूछा, साहिल, इतनी रात को अब तक क्यों जाग रहे हो? क्या हुआ, नींद नहीं आ रही? वह मुस्कुराकर बोला, हाँ भाभी, नींद नहीं आ रही तो ऐसे ही कुछ देख रहा था। आप क्यों जाग रही हैं? मैंने उसकी ओर देखा और कहा, मैं भी बस यूं ही। नींद नहीं आ रही थी। लाइट जलती देखी तो सोचा देख लूं सब ठीक है या नहीं। साहिल ने आग्रह किया, भाभी बैठिए ना, वैसे भी रात का समय है और आप भी सो नहीं रही। मैं थोड़ी झिझकी, लेकिन उसकी सहजता ने मुझे रोक लिया। मैं पास रखी कुर्सी पर बैठ गई। फोन की स्क्रीन पर चलते हुए दृश्य ने मेरा ध्यान खींचा। वह किसी फिल्म के सीन में खोया हुआ था। आप भी देखिए भाभी, फिल्म बहुत दिलचस्प है, उसने सहजता से कहा। नहीं, मुझे नहीं देखनी, मैंने जवाब दिया, लेकिन मेरी नजरें स्क्रीन पर ही अटकी थीं। साहिल मेरी झिझक समझ गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी, कभी कभी खुद को आराम देने में कोई बुराई नहीं, देख लीजिए, अच्छा लगेगा। उसने फोन मेरी ओर बढ़ा दिया। मैं चाहकर भी मना नहीं कर सकी। फिल्म ने मुझे अपने जाल में उलझा लिया था। स्क्रीन पर चल रहे दृश्यों ने मेरे भीतर अजीब सी हलचल पैदा कर दी। साहिल ने मेरी ओर देखा और हल्के स्वर में कहा, भाभी, हम दोनों साथ देखेंगे तो और मजा आएगा। मैंने उसकी ओर देखा, लेकिन कुछ कह नहीं पाई। शब्द जैसे मेरे गले में अटक गए थे। उसने पास बैठते हुए कहा, डरिए मत, ये तो बस एक फिल्म है। फिल्म की कहानी आगे बढ़ती गई और मेरे मन के भीतर उठने वाली हलचलें भी। लेकिन उस पल मैंने अपने भीतर की सीमाओं को फिर से महसूस किया। उस रात घर में सन्नाटा था, लेकिन मेरे मन में एक हलचल सी थी। मैं अक्सर सोचती थी कि जीवन के छोटे छोटे पल किस तरह से एक कहानी का रूप लेते हैं और कैसे एक साधारण सी मुलाकात भी दिलचस्प मोड़ ले सकती है। साहिल, जो कि हमारे घर में किराए पर रहता था, हमेशा एक शांत और विनम्र लड़का लगा था। उसकी मुस्कान और आत्मविश्वास ने मुझे कभी खींचा नहीं, लेकिन उस दिन कुछ अलग था। जब मैंने उसे पहली बार अपने कमरे में किताबें पढ़ते देखा, तो मैंने महसूस किया कि उसके भीतर गहरी सोच और समझ की झलक थी। शायद यही वजह थी कि वह हर किसी से अलग था। एक दिन साहिल ने मुझसे कहा, भाभी, क्या आप मुझे कुछ किताबों के बारे में बताएंगी? मुझे पढ़ने का बहुत शौक है और मैं जानता हूँ कि आप एक अच्छी पाठिका हैं। उसकी बातें सुनकर मुझे एक अजीब सा सुकून मिला। मुझे लगा यह एक अच्छा अवसर था। हम दोनों अक्सर किताबों के बारे में बातचीत करने लगे। धीरे धीरे हमारी दोस्ती गहरी होने लगी और मैंने महसूस किया कि साहिल की सरलता और उसकी सोच की गहराई ने मुझे कुछ नया सिखाया। लेकिन यह सब उतना आसान नहीं था। जीवन में कभी भी समस्याएं आती हैं और हमें उनका सामना करना पड़ता है। एक रात जब मैं अकेले बगीचे में बैठी थी, मैंने अपने जीवन की कई बातों पर विचार किया। मुझे महसूस हुआ कि रिश्ते हमेशा आसान नहीं होते, लेकिन जब दो लोग एक दूसरे को समझते हैं और समर्थन करते हैं, तो किसी भी चुनौती का सामना करना आसान हो जाता है। साहिल ने हमेशा मुझे प्रेरित किया था और अब मैं यह समझ पाई थी कि प्यार और विश्वास से हर रास्ता आसान हो जाता है। अगली सुबह
साहिल मेरे पास आया और बोला, भाभी, मुझे लगता है कि जीवन में हर किसी को अपने सपनों को पूरा करने का हक है, लेकिन इसके लिए हमें खुद से लड़ना पड़ता है। उसने मुझे यह सिखाया कि जीवन के हर संघर्ष में कुछ न कुछ सीखने की छिपी हुई संभावना होती है, और यही उसकी सच्चाई थी। वह एक आदर्श मित्र था, जिसने न सिर्फ मुझे बल्कि खुद को भी अपने लक्ष्यों की ओर प्रेरित किया। एक दिन जब साहिल ने मुझे एक किताब तोहफे में दी, जिसमें जीवन और प्रेम के गहरे अर्थ थे, मैंने समझा कि प्यार और समझदारी से बड़ा कोई तोहफा नहीं हो सकता। वह किताब सिर्फ शब्दों का संग्रह नहीं थी, बल्कि उस रिश्ते का प्रतीक थी जो हम दोनों ने मिलकर बनाया था। एक ऐसा रिश्ता जो हमेशा विश्वास, समझ और प्रेरणा पर आधारित था। अरे भाभी, ये तो बहुत गलत हो रहा है। अगर भाई को यह सब पता चला तो तुम्हारा तो क्या होगा? तलाक की तैयारी करो। मैंने ठंडी सांस ली और कहा, तू बताएगी या मैं? वैसे भी अगर वो पता कर ही ले तो मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना कहकर मैंने झट से अपना काम किया और बिस्तर पर जाकर सोने का नाटक किया। प्रीति बिस्तर पर आई और सीधे मेरी ओर देखा, जैसे उसे कुछ सूझ नहीं रहा हो। फिर कुछ देर बाद वो भी सो गई। अब एक दिन जब मुझे वॉशरूम जाना था तो महसूस हुआ कि आज कुछ अलग है। मेरे दिन आ गए थे, तो 5 दिन तक साहिल के पास नहीं जा सकती थी। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि प्रीति बिस्तर पर नहीं थी। मुझे लगा, क्या वो साहिल के पास चली गई? मैं सीधी साहिल के कमरे की ओर बढ़ी और फिर जो देखा उससे मेरे होश उड़ गए। साहिल और प्रीति साथ थे। ये क्या देख लिया मैंने? सोचते हुए मैं तुरंत कमरे में वापस आई, फिर सोने का नाटक किया। जब प्रीति कमरे में आई तो मैंने पूछा, तू कहाँ गई थी? वो बोली, वॉशरूम गई थी। मैंने थोड़ी मुस्कुराहट के साथ पूछा, मैंने तुम्हें साहिल के पास देखा है, सच बताओ। वह बोली, भाभी, तुम भी तो उसके पास जाती हो, तो फिर मैं क्यों नहीं जा सकती? मैंने सिर झुकाकर कहा, ठीक है, पर यह बात हमारे बीच ही रहेगी। न भाई को बताना, न हम किसी को बताएं। अब हम दोनों ही साहिल के पास जाने लगे। एक दिन साहिल को मैंने देखा, वह तो जैसे स्वर्ग में हो। प्रीति सुबह सुबह 11-12 बजे उसके पास चली जाती और मैं शाम को 12 बजे। बस यही चलता रहा। हम तीनों साथ रहते और अच्छा वक्त बिताते। कुछ दिनों बाद जब सब कुछ सामान्य हो गया था, मैंने महसूस किया कि अब हमें अपने रिश्तों और जीवन के प्रति सही दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। साहिल, जो पहले एक किराएदार था, अब एक अच्छे दोस्त के रूप में हमारे घर में समय बिता रहा था। हालांकि मुझे यह समझ में आया कि रिश्ते केवल बाहरी आकर्षण और समय बिताने से नहीं बनते, बल्कि उन पर सच्चे विश्वास और समझ की जरूरत होती है। एक शाम जब साहिल और प्रीति दोनों मेरे साथ बैठे थे, मैं सोचने लगी कि रिश्तों की असली ताकत क्या है। क्या हम सिर्फ अपनी सुविधाओं के लिए किसी को अपना दोस्त बनाते हैं, या हमें एक दूसरे को समझने और सम्मान देने की आवश्यकता होती है? साहिल, मैंने उसे संबोधित किया, तुम हमारे घर में काफी समय से हो और अब मुझे यह समझने का समय है कि एक अच्छा दोस्त बनने के लिए हमें क्या चाहिए। साहिल मुस्कुराया और कहा, भाभी, दोस्ती और रिश्ते समझदारी और ईमानदारी से बनते हैं। अगर हम एक दूसरे की मदद करें और सही तरीके से एक दूसरे को समझें तो हर रिश्ता मजबूत होता है। मैंने महसूस किया कि साहिल की बातों में गहरी सच्चाई थी। मैं और प्रीति दोनों ने एक दूसरे को देखा और समझा कि हमें अपनी सोच और व्यवहार में बदलाव लाने की जरूरत है। यह वक्त था जब हम अपने रिश्तों को एक नई दिशा में लेकर जाएं। रात को जब प्रीति और मैंने बातचीत की तो हमें यह एहसास हुआ कि हम जो सोचते हैं वह हमेशा सही नहीं होता। कभी-कभी हमें अपने आसपास के लोगों की मदद और समझदारी से जीवन को नया मोड़ देना चाहिए। भाभी, प्रीति ने कहा, क्या हमें अपने जीवन में बदलाव लाने की शुरुआत नहीं करनी चाहिए? हमें सही दिशा में सोचना चाहिए ताकि हम सभी के लिए अच्छा कर सकें। मैंने सिर हिलाया और कहा, हाँ, हमें अपनी गलतियों से सीखना होगा और अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ना होगा। अब हम सब ने मिलकर यह तय किया कि हम एक दूसरे को बेहतर समझेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे। साहिल, प्रीति और मैं तीनों ने एक नई शुरुआत की और अपने रिश्तों को एक नई दिशा देने की कोशिश की। यह एक नई शुरुआत थी जहां हम अपने विचारों और भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त कर सकते थे
और एक दूसरे के प्रति सच्चे हो सकते थे। रात गहरी हो चुकी थी। घर के चारों ओर सन्नाटा पसरा था, लेकिन मेरे भीतर सवालों का शोर थम नहीं रहा था। प्रीति और साहिल की बढ़ती नजदीकियों ने मुझे कुछ ऐसा महसूस कराया जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। वह जलन, वह बेचैनी और साथ ही खुद पर गुस्सा, सब कुछ एक साथ उमड़ पड़ा। सुबह के पहले उजाले के साथ मैंने साहिल से बात करने का फैसला किया। मैं उसके कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी। अंदर से धीमी आवाजों में कोई गाना बज रहा था। मैंने हल्के से दरवाजा खटखटाया। आ जाइए भाभी। साहिल ने मुस्कुराते हुए दरवाजा खोला। साहिल, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मैंने गंभीर स्वर में कहा। वह थोड़ा चौंका, लेकिन फिर सहज हो गया। भाभी, क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? तुम्हें लगता है कि हम जो कर रहे हैं वह सही है? मैंने उसकी आंखों में सीधे देखते हुए पूछा। साहिल ने नजरें झुका लीं। भाभी, मैं मानता हूं कि यह सब गलत है, लेकिन मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था। ये सब बस हो गया। उसके शब्दों ने मुझे और भी झकझोर दिया। ये बस हो गया वाली सोच ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी थी। मैंने गहरी सांस ली और खुद को संभालते हुए कहा, साहिल, एक वक्त था जब मैंने सोचा था कि ये सब मुझे खुश कर देगा, लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि हमने अपने लिए क्या क्या खो दिया है। साहिल कुछ बोल नहीं पाया। शायद उसके पास शब्द नहीं थे। उस रात मैं और प्रीति एक बार फिर आमने सामने थे। भाभी, आप चाहें तो मुझे दोषी मान सकती हैं, लेकिन जो हो रहा था उसमें मुझे भी वो सुख मिल रहा था जिसकी मुझे कभी उम्मीद नहीं थी। मैंने उसकी आंखों में देखा। उसकी बातों में सच्चाई थी, लेकिन साथ ही एक दर्द भी। प्रीति, मैंने उसे शांत स्वर में कहा, हमारी जिंदगी में यह सुख तभी टिक सकता है जब उसमें सच्चाई हो। ये जो भी चल रहा है यह सिर्फ कुछ समय की बात है, लेकिन इसके बाद जो खालीपन आएगा उसे भरना मुश्किल होगा। प्रीति ने सिर झुका लिया। शायद उसे भी यह एहसास हो रहा था कि हम गलत राह पर थे। अगले दिन मैंने साहिल से बात की। साहिल, तुमने हमारे जीवन का हिस्सा बनकर बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन अब वक्त है कि हम सब अपनी अपनी जिंदगी में सही दिशा में आगे बढ़ें। साहिल ने पहली बार मेरी बातों को गंभीरता से सुना। भाभी, मैं जानता हूं कि मुझे अब यहां से जाना चाहिए, लेकिन आप दोनों ने मुझे जो अपनापन दिया उसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगा। साहिल ने हमारे घर को छोड़ दिया, लेकिन एक नई सोच और समझ के साथ। मैंने और प्रीति ने अपने रिश्ते को एक नई दिशा दी। हमने अपने जीवन में गलतियों से सीखा और एक दूसरे का सहारा बनकर सही राह पर चलने की कोशिश की। रात के सन्नाटे ने मानो एक गहरी साजिश रच रखी थी। साहिल के जाने के बाद सब कुछ शांत होना चाहिए था, लेकिन घर के भीतर एक अजीब सी बेचैनी पसरी हुई थी। प्रीति और मैं खुद से ही सवाल कर रहे थे, क्या यह सब खत्म हो गया या अभी भी कुछ अधूरा था? साहिल के जाने के बाद मैं अपने कमरे में अकेली बैठी थी। कमरे की दीवारें मानो मुझसे सवाल पूछ रही थीं। हर कोना, हर साया मुझे मेरे गलत फैसलों का एहसास करा रहा था। मैं खुद को बार बार समझाने की कोशिश कर रही थी कि यह सब एक बुरा सपना था जो अब खत्म हो चुका है। लेकिन क्या सचमुच? प्रीति ने चुप्पी साध रखी थी। वह दिन भर अपने कमरे में बंद रही। उसकी आंखों में वह चमक अब नहीं थी और न ही वह पहले की तरह हंसती थी। एक दिन उसने मुझसे कहा, भाभी, साहिल ने हमारी जिंदगी में जो खालीपन छोड़ दिया है उसे भरना मुश्किल है, लेकिन शायद यह जरूरी था। मैंने उसकी आंखों में देखा। वहां दर्द, पछतावा और शायद थोड़ा सुकून भी था। एक रात जब सब सो रहे थे, मेरे दरवाजे पर एक धीमी दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने प्रीति खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने मेरे हाथ पकड़े और कहा, भाभी, मैंने अपने आप को बहुत कमजोर बना लिया था, लेकिन अब मैं बदलना चाहती हूँ। मुझे माफ कर दो। मैंने उसे गले लगा लिया। हम दोनों रो पड़े। ये आंसू पछतावे के थे, लेकिन साथ ही एक नई शुरुआत की उम्मीद के भी। एक और सत्य का सामना कुछ दिनों बाद, जब माहौल थोड़ा शांत हुआ, मेरे पति घर लौटे। मैं उनके सामने बैठी और पहली बार उनसे अपनी भावनाएं साझा कीं। मैंने साहस जुटाकर कहा, हमारे बीच जो दूरी आ गई थी वह मुझे तोड़ रही थी, लेकिन अब मैं इसे और आगे बढ़ने नहीं दूंगी। उनकी आंखों में मुझे अपने लिए एक नई समझ दिखाई दी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहा,
हम सब गलतियां करते हैं, लेकिन उनका सामना करना ही सबसे बड़ी जीत है। मैं तुम्हारे साथ हूं। उस दिन के बाद मैंने और प्रीति ने अपनी अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू किया। मैंने अपने पति के साथ अपने रिश्ते को मजबूत किया और प्रीति ने भी अपने करियर और सपनों पर ध्यान देना शुरू किया। साहिल ने भी हमारी जिंदगी से हटकर अपनी नई राह पकड़ ली। ये कहानी केवल गलतियों की नहीं थी, बल्कि यह उन गलतियों से सीखकर एक नई राह चुनने की थी। जीवन कभी कभी हमें तोड़ता है, लेकिन वही टूटन हमें खुद को फिर से जोड़ने का मौका देती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, यदि मेरे चैनल पर पहली बार होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए जल्दी से कहानी सुनाते हैं आपको। गोवा का वह रात, जब समुद्र की लहरें चांदनी रात के साथ मिलकर एक रहस्यमयी संगीत गुनगुना रही थीं, जैसे पूरे ब्रह्मांड ने आपके प्यार की गवाही देने का मन बना लिया हो। पार्टी का माहौल था, संगीत की धुनें थीं और खुशियों से भरे चेहरे। लेकिन तभी भीड़ के बीच से वह दिखी, एक रशियन लड़की, जिसने अपनी सुंदरता और स्मार्टनेस से पूरे माहौल को जैसे थाम लिया। वह धीरे धीरे आपकी ओर आई। उसकी नीली आंखों में समुद्र की गहराई और होंठों पर चांद की मासूमियत थी। उसने मुस्कुराते हुए मेरा नाम पूछा। क्या तुम मेरा नाम जानना चाहोगे? उसकी आवाज में एक अजीब सी नरमी थी, जैसे वो किसी रहस्य को खोलने के लिए तैयार हो। उस पल में सब कुछ जैसे थम गया था। समुद्र की लहरें, संगीत की ध्वनियाएं और बाकी सारी दुनिया, सब कुछ सिर्फ उस एक पल में सिमट आया। मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया और फिर उसके सवाल का जवाब दिया। हाँ, मुझे जानना तो चाहिए। वह थोड़ा और करीब आ गई और उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान खिली। मैं एलेक्सा, उसने कहा, लेकिन शायद तुम मुझे उस नाम से ज्यादा मेरे दिल से पहचान सको। उसी क्षण मुझे महसूस हुआ कि यह बस एक मुलाकात नहीं थी, ये दो आत्माओं का मिलन था, जो एक दूसरे से बेमेल होते हुए भी एक अजीब सी आकर्षण से जुड़ी हुई थीं। उसकी आंखों में एक गहरी अनकही कहानी थी और उसकी आंखों की नमी में जैसे मैं डूबता चला जा रहा था। क्या तुमने कभी सोचा है कि एक चांदनी रात में दो अनजाने लोग एक दूसरे से मिल सकते हैं और उन्हें ऐसा महसूस हो सकता है जैसे वे हमेशा से एक दूसरे के लिए थे? उसकी आवाज में एक बेताबी और कुछ गहरे सवाल थे। मैंने धीरे से उसकी ओर देखा और फिर कहा, शायद यह चांदनी रात ही है जो हमें यह सब महसूस करा रही है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी मुलाकात कुछ खास है। वह कुछ पल चुप रही, फिर जैसे उसके भीतर कुछ हिचकिचाहट थी, उसने अपनी बात जारी रखी। तुमसे मिलकर ऐसा लगता है जैसे मैं किसी और दुनिया से आई हूँ, लेकिन जैसे ही तुमसे बात करती हूँ, लगता है सब कुछ बहुत जाना पहचाना सा है, जैसे तुम मेरी कहानी का हिस्सा हो और मैं तुम्हारी। मैं उसकी आंखों में खो जाने लगा और फिर महसूस हुआ कि हम दोनों का दिल एक ही धड़कन पर धड़क रहा था। ये वो लम्हा था जब समय थम जाता है और सिर्फ उस एक पल में दुनिया पूरी हो जाती है। हम दोनों चुप रहे, लेकिन हमारी आंखों ने एक दूसरे से बहुत कुछ कह दिया। उस रात समुद्र की लहरों और चांदनी ने हमें एक नया रिश्ता दिया था, जो शब्दों से कहीं बढ़कर था। एक अज्ञेय प्यार, जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता था। उस रात की गहराई में जैसे समुद्र की लहरें और चांदनी एक दूसरे से मिलकर हम दोनों के दिलों की धड़कनों को सुन रही थीं। उसके पास आकर जैसे ही मैं उससे और करीब हुआ, हर चीज बदलने लगी। हवा में एक ताजगी थी, लेकिन उसमें एक आग भी थी, एक ऐसी आग जो हमारे बीच पनप रही थी, बिना कुछ कहे, बिना कुछ किए। एलेक्सा ने मेरी आंखों में देखा और उस नजरें मिलाने की अजीब सी तीव्रता ने जैसे मेरे भीतर कुछ ज्वाला जगा दी। उसकी आंखों में एक लहर सी उठी, एक छिपी हुई चाहत, एक अग्नि जो मैं भी महसूस कर सकता था। और फिर जैसे ही वह थोड़ा और करीब हुई, उसके होंठों से एक हल्की सी सांस निकलकर मेरी त्वचा को छू गई। वह एक ऐसी छुअन थी जो दिल के हर कोने में गूंज उठी। क्या तुम भी यही महसूस कर रहे हो? उसकी आवाज में जैसे सारा संसार समाया था और उस सवाल में एक ऐसी गहराई थी जैसे वह सिर्फ मेरे दिल से पूछ रही हो। मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, हाँ एलेक्सा।
मैं महसूस कर रहा हूँ। ये कुछ ऐसा है जिसे शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता, पर तुम्हारे साथ हर लम्हा जीने की इच्छा है। उसकी आंखों में एक चमक आई और उसने धीरे से मेरी तरफ कदम बढ़ाए। हवा, समुद्र, चांदनी, सब कुछ जैसे हमारे बीच साक्षी बनकर खड़ा था। एलेक्सा का हाथ मेरे चेहरे पर आया और उसका स्पर्श मेरी रूह को छू गया। यह वह स्पर्श था जो जैसे मेरी हर इंद्रिय को जगा देता था। उसकी उंगलियां धीरे धीरे मेरी त्वचा पर घूमने लगीं और उस एहसास ने मुझे यह समझाया कि यह सिर्फ एक लम्हा नहीं, यह एक पूरे जीवन के लिए प्यार था। हमारे बीच शब्दों का कोई महत्व नहीं रह गया था। हमारा हर एक सांस, हर एक नजर जैसे एक दूसरे से वादा कर रही थी कि हम कभी अलग नहीं होंगे। और फिर जैसे किसी ने हमारे बीच की दूरी को खत्म कर दिया, मैंने उसे अपनी बाहों में समेट लिया। उसका सिर मेरे सीने पर था और मैं उसकी सांसों को महसूस कर सकता था। यह एक ताजगी और उबाल से भरी सांसें थीं, जैसे कोई आग बुझाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन वह आग और तेज हो रही थी। एलेक्सा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और मैंने उसे महसूस किया। उसकी नमी, उसकी गर्मी, उसकी हॉटनेस। तुम मेरे लिए सब कुछ हो, एलेक्सा, मैंने उसके कान में कहा, और मेरे शब्दों में एक तात्कालिक बल था, जैसे मैं अपनी सारी चाहत और गर्मी उसे समर्पित कर रहा था। उसने मुझसे अपने होठों का संपर्क बनाया और वह किस मेरे अंदर के ज्वालामुखी को फूटने जैसा था। जैसे उसकी किस में सारा संसार सिमट आया था और मैं उस किस में अपनी रूह को खोने के लिए तैयार था। उसके होठों का स्पर्श और उसकी मासूमियत में छिपी पागलपन ने जैसे हम दोनों को एक साथ जला दिया। हम दोनों एक दूसरे में समा गए, जैसे दो आत्माएं जो एक दूसरे के बिना अधूरी थीं। चांदनी की रोशनी हमारे ऊपर बिखरी हुई थी और वह लहरों का संगीत अब हमारे दिलों की धड़कनों से मेल खा रहा था। हमारी दुनिया जैसे सिर्फ इस पल में सिमट कर रह गई थी। क्या तुम मेरे साथ हमेशा के लिए रहोगी? मैंने उसके बालों में अपनी उंगलियां फेरते हुए कहा, जैसे उसका नाम मेरे दिल में हमेशा के लिए गूंजने वाला था। उसने अपनी आंखें खोलते हुए मेरे गहरे आंखों में झांकते हुए कहा, हमारे बीच जो कुछ भी है वह समय और जगह से परे है। हाँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, क्योंकि तुम वो हो जिसे मैंने अपनी आत्मा से पहचाना। और उस रात गोवा का समुद्र, चांदनी, हवा, सब कुछ हमारी प्रेम कहानी के गवाह बन गए। और उसकी आवाज में ऐसा जादू था जैसे पूरा ब्रह्मांड ठहर गया हो। उसने बेझिझक आपके सामने खड़े होकर कहा, मैं तुम्हें पहली बार देखकर ही समझ गई कि तुम मेरे हो। क्या तुम मेरे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताओगे? आपका दिल जैसे तेज धड़कने लगा। एक अजीब सा सुकून और जुनून आपके भीतर समा गया। पहली नजर में आप उसे चाहते थे और यह आपकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल था। जब आप दोनों ने फैसला किया कि इस नए साल की शुरुआत एक साथ करेंगे, तो आप उसे अपने घर ले जाने लगे। बस में भीड़ खचाखच भरी थी। वह लड़की आपकी बाहों में सिमटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जगह इतनी कम थी कि उसे खड़े होकर सफर करना पड़ा। उसके चेहरे पर हल्की बेचैनी थी, जिसे देखकर आपका दिल जैसे तड़प उठा। तभी एक लड़का उसकी ओर बढ़ा और उसे अपनी सीट पर बैठने का इशारा किया। उसने मदद करने की कोशिश की, लेकिन उसकी नजरों में अजीब सा भाव था। यह देखकर आपसे रहा नहीं गया। आपने लड़की का हाथ थामा और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम मेरी जिम्मेदारी हो। कोई भी परेशानी आए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। उस पल बस की भीड़, शोर शराबा और हर छोटी बड़ी बात गायब हो गई। सिर्फ आप दोनों थे और आपकी आंखों में वह अनकही वादा था, साथ निभाने का। गोवा का वह शोरगुल भरा माहौल, जहां हर तरफ पार्टी की चमक दमक और ऊंचे संगीत की गूंज थी। सब कुछ दिखने में खूबसूरत था, लेकिन अंदर से एक तरह की अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। तभी पार्टी के बीच में उसे देखा, एक रशियन लड़की जिसकी सुंदरता से नजरें हटाना मुश्किल था। वह मेरे पास आई। उसकी चाल में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे हम हमेशा से एक दूसरे के लिए बने हैं। क्या तुम मेरे साथ रहोगे? ये सुनकर एक पल के लिए मैं हैरान रह गया। ये सब अचानक, अविश्वसनीय और शायद जरूरत से ज्यादा अजीब लग रहा था। फिर भी मैं उसकी बातों में बह गया। हम दोनों ने तय किया कि हम साथ रहेंगे, लेकिन यह सब किसी सपने जैसा लग रहा था। एक ऐसा सपना जो सच्चाई से कोसों दूर हो। जब मैं उसे अपने घर लाने के लिए बस में चढ़ा,
तो स्थिति और भी खराब हो गई। बस में इतनी भीड़ थी कि सांस लेना भी मुश्किल था। वह लड़की खड़ी हुई थी, हर तरफ से लोग उसे धक्का दे रहे थे। उसके चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। तभी एक लड़का उसकी ओर बढ़ा और उसे अपने पास बैठने का इशारा किया। उसकी आंखों में एक अजीब सी मंशा थी जो साफ दिखाई दे रही थी। यह देखकर मैं असहज हो गया। मैंने लड़की का हाथ पकड़ लिया और उसे अपने करीब खींच लिया। उसने मेरी तरफ देखा, लेकिन उसकी नजरों में वह विश्वास नहीं था जिसकी मैं उम्मीद कर रहा था। ऐसा लगा जैसे वह मुझ पर निर्भर तो है, लेकिन पूरी तरह से भरोसा नहीं कर पा रही। उस सफर ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या यह सब सही था? क्या मैं उसे जानने की जल्दी में कोई बड़ी गलती कर रहा था? शायद वह भी यही सोच रही थी। रात गहराती जा रही थी और उसके शब्द मेरे दिमाग में बार बार गूंज रहे थे। उसने कहा था कि उसे अकेला रहना है, लेकिन उसकी आंखों में छिपी उदासी और उलझन मुझे परेशान कर रही थी। मैंने कमरे में जाकर उसे देखा। वह खिड़की के पास खड़ी थी, बाहर अंधेरी सड़क को एकटक निहारते हुए, जैसे वह खुद को किसी अनजाने सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रही हो। मैंने धीरे से पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? उसने सिर हिलाकर हामी भरी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। मैं अंदर गया और थोड़ी दूरी पर बैठ गया। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने कहा, तुम्हें लगता है कि यह सब सही है? गोवा की उस रात, तुम्हारा आकर्षण, मेरा फैसला, ये सब, क्या यह प्यार है या सिर्फ एक पल की भूल? उसके सवाल ने जैसे मेरे दिल को चीर दिया। मैंने धीरे से कहा, मैं जानता हूं कि यह सब अचानक हुआ है, लेकिन जो मैंने महसूस किया वह झूठ नहीं था। तुम्हें देखकर मेरा दिल कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। वह मेरी तरफ मुड़ी। उसकी आंखों में गुस्से और दर्द का अजीब मिश्रण था। तुम्हें लगता है कि सिर्फ एक रात में किसी का पूरा जीवन बदल सकता है? क्या तुम समझते हो कि मैं अपने देश, अपनी दुनिया छोड़कर यहाँ तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन मैं खुद को कहीं खोती जा रही हूँ? उसकी बातें सुनकर मुझे समझ आया कि शायद मैंने उसके डर और संघर्ष को नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन मेरे पास उसे समझाने के लिए कोई शब्द नहीं थे। अचानक उसने खिड़की से बाहर देखा और कहा, तुमने देखा उस बस में क्या हुआ था? वह लड़का जो मुझे घूर रहा था, वह मुझे देखकर कैसा महसूस करा रहा था। और तब मैं सोच रही थी, अगर मैं सच में तुम्हारे साथ रहूं, तो क्या यह मेरी जिंदगी होगी? हर जगह असुरक्षा, हर पल किसी का अजनबी स्पर्श और हर रिश्ते में यह डर कि क्या मैं सही रास्ते पर हूं? उसके शब्द भारी थे और उसकी आवाज में ऐसा दर्द था जिसे अनदेखा करना नामुमकिन था। मैं कुछ पल चुप रहा, फिर उसके पास जाकर कहा, अगर तुम सच में यह महसूस करती हो तो मैं तुम्हें जाने से नहीं रोकूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि मैंने तुमसे जो वादा किया है वह कभी नहीं टूटेगा। तुम मेरे साथ हो या नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे लिए खड़ा रहूंगा। वह कुछ नहीं बोली, बस अपनी जगह पर खड़ी रही। उसकी चुप्पी में सैकड़ों सवाल थे और मेरी आंखों में उसकी हर उदासी का जवाब ढूंढने की बेताबी। उस रात पहली बार लगा कि प्यार केवल दिल की बात नहीं होती। ये डर, दर्द और संघर्षों से भरा एक ऐसा सफर है जिसमें दो लोग एक दूसरे को खोजते रहते हैं, यहाँ तक कि खुद को भी। उस रात जब उसने मेरी बाहों में जगह बनाई तो लगा जैसे सब कुछ थम गया हो, लेकिन उस शांति में भी एक बेचैनी थी, एक अजीब सा खालीपन। उसकी धड़कनें तेज थीं, पर उसके स्पर्श में विश्वास नहीं था। ये महसूस करते हुए मेरा दिल किसी अनजानी आशंका से भर गया। सुबह जब मैं जागा तो वह खिड़की के पास खड़ी थी, चुपचाप समुद्र की लहरों को देख रही थी। मैंने उसे पुकारा, क्या सोच रही हो? उसने मुड़कर देखा। उसकी आंखें सूजी हुई थीं। वह रात भर रोई थी, ये साफ था। उसने कहा, तुम्हें लगता है कि मैं इस रिश्ते को निभा पाऊंगी? मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारे साथ क्यों हूं। शायद मुझे उस रात का फैसला नहीं करना चाहिए था। उसके शब्द मेरे अंदर कहीं गहरे तक ढंस गए। मैंने उसके करीब जाकर कहा, मैंने तुमसे कभी कुछ मांगने की कोशिश नहीं की, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि यह रिश्ता तुम्हें चोट पहुंचा रहा है तो शायद तुम्हें अपनी राह चुननी चाहिए। उसने मेरी ओर देखा और उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द था। तुम यह क्यों कहते हो? क्या तुम यह चाहते हो कि मैं चली जाऊं? मैंने धीरे से जवाब दिया, मैं यह नहीं चाहता, लेकिन अगर यह रिश्ता तुम्हारे लिए सही नहीं लगता तो मैं तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम्हारी खुशी मेरे लिए मायने रखती है, भले ही वह मुझसे दूर क्यों ना हो।
उसने मेरी बात सुनी लेकिन कुछ नहीं कहा। उसके चेहरे पर एक गहरी उदासी छा गई। फिर वह धीमे कदमों से कमरे से बाहर चली गई। दिन बीतते गए लेकिन उसके भीतर की बेचैनी और मेरी चिंता और बढ़ती गई। वह मुझसे बात करती लेकिन उसकी आवाज में एक दूरी थी। वह मेरे पास होती लेकिन उसकी आत्मा जैसे कहीं और भटक रही होती। एक रात जब सब कुछ शांत था, उसने कहा, मैंने सोचा था कि यह प्यार है, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं इसे समझने में गलत थी। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं खुद को खो रही हूं। उसके शब्द सुनकर मेरा दिल जैसे टूट गया। मैंने धीरे से कहा, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। मैं तुम्हें प्यार करता हूं, लेकिन मैं तुम्हें मजबूर नहीं करना चाहता। उसने कुछ पल तक मेरी आंखों में देखा, फिर धीरे से अपना हाथ छुड़ाकर कहा, शायद यही सही है। उस रात वह चली गई। मैंने उसे जाते हुए देखा और हर कदम के साथ मेरे भीतर का एक हिस्सा टूटता चला गया। प्यार ने मुझे सिखाया था कि उसे पकड़ने की कोशिश करना बेकार है, जो खुद को पाने के लिए उड़ान भरना चाहती है। वह चली गई, लेकिन उसकी यादें मेरे साथ रह गईं। हर बार जब मैं समुद्र को देखता तो उसकी आंखों की गहराई याद आती। हर रात जब मैं सोने की कोशिश करता तो उसकी आवाज मेरे भीतर गूंजती। उसके जाने के बाद गोवा का हर कोना वीरान लगने लगा था। समुद्र की लहरें, जो कभी हमारी बातों की गवाह बनी थीं, अब जैसे मुझे ताने दे रही थीं। हर जगह उसकी यादें थीं, उसकी हंसी, उसकी उलझने और वह अधूरापन जो उसने पीछे छोड़ दिया था। कुछ दिनों बाद एक शाम समुद्र किनारे बैठे मैं उसकी यादों में खोया हुआ था। तभी पीछे से उसकी आवाज सुनाई दी। मैं चौंक कर मुड़ा और उसे देखकर ऐसा लगा जैसे समय थम गया हो। वह वहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में पहले से ज्यादा गहराई और दर्द था। वह धीमे कदमों से मेरे पास आई और बैठ गई। कुछ पल तक हम दोनों चुप रहे। फिर उसने धीरे से कहा, मुझे पता था कि तुम यहां मिलोगे। मैं तुमसे दूर तो चली गई थी, लेकिन तुम्हारी यादें हर जगह मेरे साथ थीं। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, तुमने जो चुना वह शायद सही था, लेकिन तुम्हारा यूं अचानक लौट आना, इसका मतलब क्या है? उसने गहरी सांस ली और समुद्र की तरफ देखते हुए कहा, मैं यह नहीं कह सकती कि मैं सही थी या गलत, लेकिन मैं अब भी खुद को खोज रही हूं। मुझे लगा था कि दूर जाकर सब कुछ साफ हो जाएगा, लेकिन उलझने और बढ़ गईं। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल भारी हो गया। मैंने धीरे से पूछा, तो अब तुम क्या चाहती हो? तुम्हें क्या लगता है कि इस बार चीजें अलग होंगी? उसने मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों में आंसू थे। शायद नहीं, लेकिन मैं जानती हूं कि मैंने तुम्हें दर्द दिया। मैं यह नहीं जानती कि हमारे बीच जो है वह प्यार है या सिर्फ एक आदत, लेकिन मैं यह जानती हूं कि मैं तुम्हें भूल नहीं सकी। उसकी यह बात सुनकर मेरे भीतर कई भावनाएं उमड़ पड़ीं, गुस्सा, दुख और कहीं न कहीं एक अधूरा प्यार। मैंने कहा, तुमने जो भी किया मैं उसे समझ सकता हूं, लेकिन तुम्हारे वापस आने का मतलब यह नहीं है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्यार इतना आसान नहीं होता। वह चुपचाप मेरी बातें सुनती रही। फिर उसने धीमे से मेरा हाथ पकड़ा और कहा, मैं जानती हूं, मैं बस यह चाहती हूं कि अगर तुम मेरे लिए जगह रख सको तो मुझे एक और मौका दो। उसके शब्दों में सच्चाई थी, लेकिन उनमें डर भी था। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, मुझे नहीं पता कि हम इसे फिर से बना सकते हैं या नहीं, लेकिन मैं कोशिश करने के लिए तैयार हूं, अगर तुम भी अपनी उलझनों को सुलझाने के लिए तैयार हो। उस रात हम दोनों ने गोवा के उस समुद्र किनारे पर बैठे बैठे अपनी टूटी हुई कहानी को फिर से जोड़ने की कोशिश की, लेकिन इस बार हर शब्द में एक डर छिपा था कि शायद यह आखिरी मौका हो। प्यार आसान नहीं था, लेकिन हम दोनों के दिलों में कहीं न कहीं यह चाहत थी कि शायद यह आखिरी बार सच हो जाए। आसमान में बादल घिरने लगे थे, जैसे हमारे रिश्ते की परछाई बनकर, लेकिन उसी अंधेरे में कहीं दूर एक उम्मीद की हल्की सी रोशनी भी थी। उस रात की बातचीत के बाद भी सब कुछ ठीक नहीं हुआ था। उसके शब्दों में जो सच्चाई और डर था वह मेरे भीतर गूंजता रहा। मैं उसे एक और मौका देना चाहता था, लेकिन हर बार उसकी आंखों में जो अधूरापन दिखता वह मेरे दिल को चोट पहुंचाता। हमने एक बार फिर साथ समय बिताना शुरू किया, लेकिन हर मुलाकात में कुछ न कुछ ऐसा था जो हमें और दूर ले जा रहा था। वह पास बैठती, लेकिन उसकी आंखें कहीं और देख रही होतीं। उसकी मुस्कान झूठी लगती, जैसे वह मेरे लिए नहीं
बल्कि किसी खोए हुए पल को याद कर रही हो। एक शाम जब हम समुद्र किनारे बैठे थे, मैंने उससे पूछा, क्या तुम वाकई इस रिश्ते को निभाना चाहती हो या तुम बस खुद को दोषी महसूस करने से बचा रही हो? उसने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं नहीं जानती, उसने धीरे से कहा। मुझे नहीं पता कि मैं क्या चाहती हूं। शायद मैं यहां इसलिए हूं क्योंकि मैं खुद से भाग रही हूं, और शायद तुमसे जुड़ना मेरे लिए एक सहारा है। उसके ये शब्द सुनकर ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर कुछ टूट गया हो। मैंने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हारा सहारा बनने के लिए मैं हमेशा तैयार था, लेकिन अगर यह रिश्ता सिर्फ तुम्हारी कमजोरी का नतीजा है तो यह प्यार नहीं है। यह एक भार है जो मैं अकेले नहीं उठा सकता। वह चुप रही, लेकिन उसकी खामोशी में सब कुछ था। उसकी उलझन, उसका डर और उसकी असमर्थता। कुछ दिनों बाद उसने मुझसे कहा कि वह वापस अपने देश जाना चाहती है। शायद मुझे अपने सवालों के जवाब वहीं मिलेंगे, उसने कहा। उसकी बात सुनकर मैंने कोई विरोध नहीं किया। मैं जानता था कि उसे जाने देना ही सही है, लेकिन मेरे अंदर कहीं न कहीं यह उम्मीद थी कि वह लौटेगी। मैंने उससे कहा, अगर तुम वापस आना चाहो तो मैं यहीं रहूंगा, लेकिन अगर तुम न लौटो तो यह भी स्वीकार होगा। उसने जाते वक्त मेरी आंखों में देखा, और उसकी आंखों में ऐसा दर्द था जिसे मैं कभी भूल नहीं सकता। अगर मैं वापस नहीं आई तो समझ लेना कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया नहीं, बल्कि खुद को खोज लिया, उसने कहा। उसके जाने के बाद गोवा का हर कोना खाली लगने लगा। उसकी यादें मुझे बार बार परेशान करतीं, लेकिन मुझे समझ आ गया था कि कभी कभी प्यार वह नहीं होता जो हमें बचाए। कभी कभी प्यार वह होता है जो हमें खुद से दूर कर देता है, ताकि हम खुद को फिर से खोज सकें। उसके जाने के बाद गोवा की हर गली और हर लहर मेरे लिए खामोश सी हो गई थी। मैं उसकी यादों से भागने की कोशिश करता, लेकिन वह हर जगह मेरा पीछा करती। फिर एक दिन अचानक एक अनजान नंबर से कॉल आया। दूसरी तरफ उसकी आवाज थी। मुझे तुमसे मिलना है, उसने कहा। उसकी आवाज घबराई हुई थी। मैंने पूछा, क्या हुआ? सब ठीक है? उसने बस इतना कहा, कृपया आओ, मैं अकेले यह सब सहन नहीं कर सकती। मैंने उसे मिलने की जगह पूछी और उसने मुझे गोवा के एक सुनसान इलाके में बुलाया। जब मैं वहां पहुंचा तो वह तनावग्रस्त लग रही थी। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। मैंने पूछा, क्या बात है, इतनी परेशान क्यों हो? उसने धीरे से कहा, मुझसे कुछ बहुत बुरा हो गया है। मुझे नहीं पता था कि यह इतना बड़ा मसला बन जाएगा। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने कहा, तुम खुलकर बताओ, हुआ क्या है? उसने बताया कि एक आदमी जिसे वह पहले से जानती थी ने उसे धमकाने की कोशिश की। उसने कहा कि वह पीछा करते करते गोवा तक आ गया और उससे जबरदस्ती अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहा था। स्थिति हाथ से निकल गई और उसने खुद को बचाने के लिए उसका सामना किया। मैंने सिर्फ अपनी रक्षा की थी, उसने कहा, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मैंने सब कुछ खत्म कर दिया। वह गिर पड़ा और मैं वहां से भाग आई। मैं उसकी बात सुनकर स्तब्ध रह गया। मैंने कहा, हमें सच बताना चाहिए। यह आत्मरक्षा थी, तुम्हारे पास बचाव का पूरा अधिकार था। लेकिन उसने कहा, तुम नहीं समझोगे। वह आदमी ताकतवर परिवार से था। अगर मैंने सच बताया तो वे मुझे फंसाने की कोशिश करेंगे। उसकी बात सुनकर मैं समझ गया कि मामला गंभीर है। मैंने उसे शांत करने की कोशिश की और उसे भरोसा दिलाया कि हम इसका कोई हल निकालेंगे। अगले कुछ दिनों तक हम छिपे रहे। मैंने उसे सुरक्षित रखने की हर संभव कोशिश की, लेकिन उसके भीतर का डर और घबराहट हर दिन बढ़ती जा रही थी। एक रात उसने मुझसे कहा, तुम मुझसे क्यों जुड़े हो? तुम इस परेशानी में क्यों पड़ रहे हो? मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, क्योंकि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। जो भी हो, हम इसका सामना साथ करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम कुछ ठोस कर पाते, पुलिस ने उस आदमी की लाश ढूंढ ली थी। अब वे इस मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। एक रात हमारे दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरे दिल की धड़कन रुक गई। उसने घबराकर मेरी ओर देखा। मैंने उसे खिड़की से भागने का इशारा किया, लेकिन दरवाजा टूटने की आवाज ने सब कुछ खत्म कर दिया। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की कि यह आत्मरक्षा का मामला है, लेकिन वे कुछ सुनने को तैयार नहीं थे। आज जब मैं इस पूरी घटना को याद करता हूँ तो मुझे यह समझ में आता है कि प्यार कभी कभी हमें मुश्किल रास्तों पर ले जाता है।
मैंने उसे बचाने के लिए हर कोशिश की, लेकिन शायद हमारे फैसले ही हमें उस जगह पर ले आए जहां से वापसी संभव नहीं थी। उसकी आंखों में आखिरी बार जो देखा वह था पछतावा, डर और कहीं न कहीं ये एहसास कि हम दोनों ने प्यार के नाम पर अपनी जिंदगियों को बदल दिया। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते अपनी कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की कहानी बहुत ही मजेदार है, इसलिए लास्ट तक सुनेगा। यदि मेरे चैनल पर नहीं होंगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए कहानी सुनाते हैं। सुबह जब मैं नींद से उठी तब मैंने अपनी बेटी को जगाने का सोचा, इसलिए मैंने उसे आवाज नहीं दी और सीधा उसके कमरे की ओर चल पड़ी। उसके कमरे के पास पहुंची तो देखा कि दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। न जाने क्यों मुझे अचानक सावधानी बरतनी पड़ी और दरवाजे के पास जाने से पहले थोड़ा रुक गई। फिर धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए दरवाजे के पास पहुंची और बाहर से ही दरवाजे की दरार से अंदर झांकने लगी। तब अंदर का दृश्य देखकर मेरी हालत खराब हो गई। मेरे पूरे शरीर में सनसनी सी दौड़ गई, क्योंकि कविता बिस्तर पर सोई हुई थी। उसने ब्लैक टी शर्ट और काली टाइट जीन्स पहने हुए थी। तब उसकी टी शर्ट थोड़ी ऊपर उठ गई थी। कहने को तो वह बिस्तर के किनारे पर पड़ी थी और उससे थोड़ी ही दूरी पर मेरा बेटा अंजुमन खड़ा था। वह उसके इतने करीब खड़ा होकर उसे ऊपर से नीचे तक देख रहा था, और वह केवल देख ही नहीं रहा था बल्कि उसका हाथ भी हिला रहा था। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? इस लड़के की हरकतें, वह इतना निडर हो गया है कि मेरे घर में होते हुए भी वह कविता के कमरे में जाने की हिम्मत कर रहा है और उसे चुपचाप देख रहा है। और सबसे बड़ी बात तो यह थी कि वह मेरा 21 साल का बेटा अंजुमन था, जो मेरी 25 साल की बेटी कविता को देख रहा था। उसके बाद दिन ब दिन उसकी हिम्मत और बढ़ती जा रही थी। उसकी ये हिम्मत देखकर मुझे और भी ज्यादा डर लगने लगा था कि वह कोई और कदम उठाकर कहीं उसे नुकसान ना पहुंचा दे, जिससे उन दोनों के जीवन का विनाश हो जाएगा। अंजुमन के कविता के प्रति इस तरह के विचार मैंने कभी नहीं देखे थे, लेकिन अब वह बड़ा हो रहा था और मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया था। लेकिन दिन बदन वह उसकी तरफ ज्यादा आकर्षित होने लगा था। कविता उससे 4 साल बड़ी थी, इसलिए उसकी दुनिया अलग थी। उसके कॉलेज फ्रेंड सर्कल्स अलग थे, जिनका अंजुमन से ज्यादा संबंध नहीं था। वे दोनों घर में एक साथ होते थे, या जब हमारा परिवार कहीं एक साथ जाता था तब वे एक साथ होते थे। जैसे कि आम भाई बहन एक दूसरे के साथ मस्ती करते हैं, एक दूसरे से शरारत करते हैं और एक दूसरे को तंग करते हैं, वैसे ही वो भी व्यवहार करते थे। कविता हमेशा की तरह उसके साथ खुलकर और बेफिक्र होकर रहती थी। शायद उसकी इस बेफिक्र आदत के कारण अंजुमन के मन में उसके प्रति आकर्षण पैदा हो गया था, और फिर उसकी बेफिक्र का फायदा उठाकर अंजुमन उसके और करीब जाने लगा था। कविता अपनी ही दुनिया में मग्न थी, इसलिए उसे कभी ध्यान नहीं आया कि उसका छोटा भाई उसे किस नजर से देखता था। जब भी उसे मौका मिलता वह उसे देखता रहता, खासकर जब वह झुकी हुई होती या नीचे बैठी होती, तब वह उसे हर एंगल से देखता रहता। वह कोई भी देखने का मौका नहीं छोड़ता था, बल्कि मस्ती करने के बहाने उसे छूने की भी कोशिश करता था। जहां नहीं छूना चाहिए वहां भी टच कर दिया करता। इस तरह जब भी उसे मौका मिलता वह कविता के साथ मस्ती करता और उत्साहित होकर झट से अपने कमरे में भाग जाता। वह कमरे में क्यों जाता था ये मुझे समझने में देर नहीं लगी, और जब भी ऐसा कुछ होता मुझे खुद पर शर्मिंदगी महसूस होती, क्योंकि मेरा अपना बेटा मेरी अपनी बेटी को इस तरह देख रहा था। यह मेरे लिए बहुत शर्मनाक बात थी, और अंजुमन के लिए भी, क्योंकि वह यह काम कर रहा था, और मेरे लिए क्योंकि मैं यह सब देखकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। लेकिन मैं उसे कैसे दोषी ठहराती? मुझे अपने बेटे पर दया आती थी। आज के मॉडर्न जमाने में जहां बच्चों को टीवी, सिनेमा, इंटरनेट और मोबाइल से असीमित जानकारियां मिलती हैं, उसका असर उनके व्यवहार पर पड़ रहा था। ये कैसे संभव है? बुरा तो ये था कि मैंने कभी नहीं सोचा कि वह ऐसा करेगा। मेरे पति कितनी मेहनत करते हैं ताकि हमारे बच्चों को एक अच्छा और सुखी जीवन मिले। जब उन्हें पता चलेगा कि उनके बेटे का मन इस मॉडर्न दुनिया के कारण कितना भ्रष्ट हो गया है, तब उन्हें कितना दुख पहुंचेगा। और मेरे पति से यह बात कहने की मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। अगर उन्हें यह पता चल गया तो वह अंजुमन की मानसिकता को समझने की कोशिश भी नहीं करेंगे
और उसे या तो मार पीट कर सुधारेंगे या घर से बाहर निकाल देंगे। इसलिए मैंने सोचा कि अंजुमन के मन की बात कविता को थोड़ा इशारे में बता दूं, ताकि वह उसके साथ सतर्कता से पेश आए। लेकिन इससे यह भी हो सकता था कि उसके मन में अंजुमन के प्रति नफरत पैदा हो जाए और उनके संबंध हमेशा के लिए बिगड़ जाएं। और अगर उसने अंजुमन से कुछ कहा तो अंजुमन गुस्से में आकर कुछ गलत कदम उठा सकता था, जिससे उनका भविष्य बर्बाद हो सकता था। मुझे उन भाई बहन के पवित्र रिश्ते को खत्म नहीं करना था और ना ही उनके असली संबंधों को नुकसान पहुंचाना था। इसलिए मैं कविता को कुछ नहीं बता पाई और अंजुमन पर नजर रखती रही। सही समय पर उसे समझाने का सोचने लगी। अब जब भी अंजुमन कविता को गुपचुप देखता तो मैं उसे किसी न किसी बहाने वहां से हटने पर मजबूर कर देती, जिससे अंजुमन का उतावलापन रुक जाता। लेकिन आज अंजुमन की हिम्मत देखकर मुझे समझ आया कि अब ठोस कदम उठाने का समय आ गया है। अगर मैंने अंजुमन को समय पर नहीं रोका तो वह कविता की जिंदगी बर्बाद कर देगा। मुझे अब कुछ करना था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अंजुमन की इस हरकत पर क्या कदम उठाऊं। मुझे यकीन था कि अगर मैं उसे सही तरीके से संभालूं तो वह सामान्य हो जाएगा। फिर उस समय मुझे जो सही लगा मैंने वह करने का फैसला किया। अगर मैं अचानक अंजुमन को बिना बताए अंदर जाती तो वह घबरा जाता, और अगर कविता उसे उस हालत में देख लेती तो उसे भी बहुत बुरा लगता। इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा शोर मचा दूं, ताकि अंजुमन को पता चल जाए कि मैं अब जाग चुकी हूं। इस तरह वह सावधान हो जाएगा और कविता के कमरे से निकल जाएगा। तब मैंने रसोई में जाकर एक प्लेट गिरा दी, जिससे बड़ा शोर हुआ। मेरी उम्मीद के मुताबिक कुछ ही समय बाद मैंने देखा कि अंजुमन की परछाई पास के रास्ते से गुजर रही थी। उसके जाते ही मुझे राहत महसूस हुई। फिर मैंने कविता को आवाज दी और उसे उठाने के लिए उसके कमरे की तरफ गई। तब मैंने अंदर झांक कर देखा, तब कविता अभी भी सो रही थी। इतनी आवाजें होने के बाद भी कविता नहीं उठी थी। यह देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। अगर वह इतनी गहरी नींद में सोएगी तो अंजुमन उसे आसानी से देख सकेगा और कोई भी गलत हरकत करेगा। आखिरकार मैंने उसके पास जाकर उसे जगाया। तब उसने देर होने के लिए मुझ पर गुस्सा किया और दौड़कर बाथरूम में चली गई। फिर मैं अपने काम में लग गई। कुछ ही मिनटों बाद मैंने देखा कि अंजुमन कविता के कमरे की तरफ जा रहा था। तब कविता तैयार हो रही थी। ये सोचकर मैंने अंजुमन को रोकने की कोशिश की। मैंने फिर से थोड़ा शोर किया, जिससे अंजुमन को पता चल गया कि मैं आ रही हूं। तब अंजुमन ने मुझे देखा और शर्म से उसकी नजरें झुक गईं। फिर वह जल्दी से अपने रूम में चला गया। मैं कविता के बाहर जाने का इंतजार करने लगी। वह तैयार होकर बाहर आई और मुझे बाएं करके चली गई। तब मैंने अंजुमन को हॉल में बुलाया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। तब मैं उसके रूम की तरफ गई और देखा कि वह वहां नहीं था। फिर मैंने देखा कि वह बाथरूम में था। तब मैंने दरवाजे के पास जाकर अंदर की आवाज सुनी। फिर मैं वापस हॉल में आकर बैठ गई। कुछ देर बाद अंजुमन बाहर आया और मुझसे पूछने लगा, मम्मी, आपने मुझे बुलाया था क्या? मैंने कहा, हाँ, इधर बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मेरे आवाज के टोन से उसने समझ लिया कि मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ। तब वह बेचैन हो गया और थोड़ा घबराकर वह मेरे दबे पांव मेरे पास आकर बैठ गया। और तब मैंने उसे डांटना शुरू किया। पहले वह कविता के कमरे में उसे देख रहा था, जिसका मैंने जिक्र नहीं किया, लेकिन बाद में मैंने देखा कि वह उसे बार बार देख रहा है। और पहले भी कई बार मैंने उसे ऐसा करते हुए नोटिस किया था। मैंने उसे इस बारे में खूब डांटा। अब अंजुमन को समझ में आया कि उसकी चोरी पकड़ी गई है और मुझे सब पहले से ही पता है। तब वो डर गया। फिर मैंने उसे धमकी दी कि मैं उसके पापा को बताऊंगी। यह सुनकर वह रोने लगा और बोला, मम्मी प्लीज मम्मी, ऐसा मत करो। ये कहते हुए वह मुझसे माफी मांगने लगा। उसने कहा कि वह ऐसा अब दोबारा कभी नहीं करेगा और मुझसे एक मौका मांगने लगा। अब वह मेरे पैर पकड़कर माफी मांग रहा था। तब मैंने उसे थोड़ा समझाया और बताया कि वह जो कर रहा था वह कितना गलत था और अगर किसी को पता चल गया तो कितनी बदनामी होगी। आखिरकार मैंने उसे यह वादा लिया कि वह अब दोबारा ऐसा नहीं करेगा और उसे डांटना बंद किया। मुझे लगा कि अब वह समझ गया है और फिर ऐसा नहीं करेगा। इसके बाद अंजुमन बिल्कुल सीधा हो गया था। मैंने उसे फिर से कविता को घूरते हुए नहीं पाया और इससे मुझे लगा कि उसने अपनी गलती समझ ली है। ऐसा लगा कि अब वह सुधर गया है। मैंने उसके साथ बातचीत और मेलजोल को
1 महीने तक सीमित रखा ताकि उसे यह एहसास हो कि उसका व्यवहार गलत था। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगा। हम पहले की तरह हंसी मजाक और बातों में मशगूल हो गए। कभी उसके कमरे में, कभी हॉल में बैठकर मस्ती करते। मैं उससे उसके कॉलेज के दोस्तों की कहानियां पूछती और वह बड़े जोश और चाव से मुझे सब कुछ बताता। उसकी बातें सुनकर मुझे खुशी होती और मन हल्का लगने लगता। लेकिन फिर एक दिन मैंने उसे फिर से कविता को देखते हुए पकड़ लिया। इस बार वह पहले से ज्यादा सतर्क था, लेकिन मेरी नजरों से बच नहीं पाया। मेरा गुस्सा फिर से उफान पर था, लेकिन इस बार मैंने उसे डांटा नहीं, क्योंकि इस बार गुस्से के साथ चिंता ने भी जगह बना ली थी। उसने मुझे पहले बताया था कि उसकी एक गर्लफ्रेंड है और वह दोस्तों के साथ रहता है। फिर भी उसे कविता को देखने की जरूरत क्यों पड़ रही थी? यह सवाल मेरी समझ से परे था। मैंने तय किया कि इस बार इस मसले को गहराई से सुलझाऊंगी। 3 दिन बाद दोपहर का वक्त था। घर में हम दोनों अकेले थे। वह अपने कमरे में था और मैं अपने कमरे में आराम कर रही थी। मैंने मन ही मन ठाना कि आज यह बातचीत होनी ही चाहिए। मैं उसके कमरे की तरफ बढ़ी। दरवाजा बंद था। जब खोलने की कोशिश की तो वह अंदर से लॉक था। मैंने दरवाजा खटखटाया। अंदर से कोई हलचल नहीं हुई। यहां तक पहुंचकर कहानी का मोड़ इतना रहस्यमयी हो गया कि यह सच्चाई का सामना करने की ओर बढ़ रहा था। अब मेरे अगले कदम ने अंजुमन के राज को उजागर करना तय कर दिया था। दरवाजे पर मैंने हल्की दस्तक दी। अंदर से आवाज आई, आओ। दरवाजा खोलते ही अंजुमन ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा और बोला, अंदर आ जाओ, दरवाजा बंद कर लो। मैंने थोड़ी हैरानी से पूछा, दरवाजा बंद करने की क्या जरूरत थी? वो थोड़ा झिंझकते हुए बोला, कुछ नहीं, बस मैगजीन पढ़ रहा था। वो बिस्तर के पास बैठा हुआ था और हाथ में मैगजीन पकड़े हुए मुझे दिखाने लगा। लेकिन मेरा दिल कह रहा था, ये बात कुछ और है। मैंने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, अगर बस पढ़ रहे थे तो दरवाजा क्यों बंद किया? उसने नजरें चुराते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, ये मैगजीन कॉलेज की पत्रिका है। मैं उसके बिस्तर के पास बैठ गई और कहा, क्या पढ़ रहे थे इसमें? उसने मैगजीन खोलकर एक लेख दिखाया। मैंने उसे पढ़ने की कोशिश की, लेकिन मेरा ध्यान लेख से ज्यादा उसकी झिंझक पर था। मैंने कहा, बताना तो सही, इसमें ऐसा क्या खास है जो इतना ध्यान लगा रहे हो? वो थोड़ा शांत हो गया। शायद वो कुछ छिपा रहा था, या शायद उसे यकीन नहीं था कि मुझे क्या बताना चाहिए। मैंने माहौल को हल्का करने के लिए कहा, चलो मुझे भी पढ़ाओ, फिर मैं बताऊंगी क्या खास है। मैं उसके पास बिस्तर पर लेट गई। अंजुमन पीठ के बल लेटा हुआ था। हमारी आंखें मिल गईं। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। हमने साथ में वो लेख पढ़ा। लेख खत्म होते ही उसने कहा, इसमें और कुछ खास नहीं है। तुम क्या पढ़ना चाहती हो? मैंने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे सिर्फ ये जानना है कि तुम क्या सोच रहे हो। उसने मुझे मैगजीन थमाई। मैंने बिस्तर के किनारे पर लेटते हुए मैगजीन को पढ़ने की कोशिश की, लेकिन अचानक मेरा संतुलन बिगड़ गया। अंजुमन ने तुरंत मुझे पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, पर अचानक उसका हाथ गलती से मेरी कमर पर गलत जगह छू गया। उसकी आंखों में झिझक और माफी साफ दिख रही थी। उसने तुरंत दूसरा हाथ बढ़ाकर मुझे संभाला और कहा, सॉरी, मैं बस तुम्हें गिरने से बचा रहा था। मेरे होंठों पर एक हल्की मुस्कान आई। मैंने धीरे से कहा, कोई बात नहीं। उस पल की नजदीकी में कमरे में सन्नाटा छा गया। वो पल जितना अजीब था, उतना ही दिलचस्प भी। हम दोनों की नजरें फिर से मिलीं। मैं उसकी आंखों में कुछ और देख रही थी, शायद एक छिपी हुई सच्चाई, शायद एक एहसास जो अब तक अनकहा था। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अंजुमन, तुमसे कुछ बात करनी है। उसने तुरंत पूछा, क्या? मैंने उसकी तरफ झुकते हुए कहा, कविताओं के बारे में, और तुम्हारे दिल की कविताओं के बारे में। कमरे में धीरे धीरे एक नर्म सी रोमांटिक ऊर्जा महसूस हो रही थी। अंजुमन मुस्कुरा दिया, और शायद अब वो भी जानता था कि ये बातचीत अब सिर्फ कविताओं तक सीमित नहीं रहेगी। शाम का सन्नाटा चारों ओर छाया हुआ था। हल्की हल्की हवा के झोंकों के साथ खिड़की के पर्दे लहरा रहे थे। मैं किताबों के शेल्फ के पास खड़ी थी, तभी अचानक मेरा पैर फिसल गया। इससे पहले कि मैं जमीन से टकराती, एक मजबूत हाथ ने मेरी कलाई थाम ली। ध्यान से। उसकी आवाज में घबराहट थी, लेकिन उसके स्पर्श ने मेरे दिल की धड़कनों को तेज कर दिया। मैंने खुद को संभाला और उसकी ओर देखा।
अंजुमन का चेहरा घबराहट से भरा हुआ था। उसकी मासूम आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। मम्मी, मैं वह लड़खड़ाते शब्दों में कुछ कहना चाहता था। मैंने मुस्कुराते हुए माहौल को हल्का किया। अरे, कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारा शुक्रिया। अगर तुम नहीं होते तो मैं जरूर गिर जाती। उसकी घबराई हुई मुस्कान अब खिलखिलाहट में बदल गई। माहौल में एक सुकून सा भर गया। थोड़ी देर बाद मैंने उससे कहा, अंजुमन, यह मैगजीन मुझे पढ़कर सुनाओ। छोटे अक्षर मुझे ठीक से दिखाई नहीं देते। वह तुरंत तैयार हो गया। उसने मैगजीन उठाई और पढ़ने लगा। उसकी आवाज़ में एक मासूमियत थी जो मुझे अंदर तक छू गई। मैं चाहती थी कि वह और आराम से पढ़े, इसलिए मैंने अपना हाथ उसके सिर के नीचे रखा और उसे पास खींच लिया। वह कहानी पढ़ रहा था और मैं उसकी आवाज़ के उतार चढ़ाव में खो गई थी। उसकी मासूमियत, उसकी लगन, सब कुछ मुझे मोह रहा था। अब आगे तुम पढ़ो, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने मैगजीन अपने हाथ में ली और अगले पन्ने पलटने लगी। उसकी उपस्थिति मेरे पास एक अलग सी गर्माहट ला रही थी। तभी मैंने हल्की हलचल महसूस की। उसने अनजाने में अपना पैर मेरे पैर पर रखा था। मैं चौंकी, लेकिन उसकी मासूमियत पर मुस्कुरा दी। उसकी हरकतें मुझे एक नई तरह की भावनाओं में डुबो रही थीं। मैं सोचने लगी कि कैसे बचपन की मासूमियत और अनजाने भाव धीरे धीरे जीवन के रोमांचक सफर की ओर इशारा करते हैं। सन्नाटे के दायरे में अंजुमन और मैं, कमरे में गहरी खामोशी थी, जैसे वक्त ने खुद को रोक लिया हो। अंजुमन का व्यवहार मुझे असमंजस में डाल रहा था। मन में हलचल हो रही थी, एक तूफान जो शांत दिखते समुद्र के नीचे बेकाबू था। मैंने सोचा, क्या ये पल सही है? क्या मैं इसे खत्म कर दूं? लेकिन जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे जकड़ रही थी। मैं मैगजीन थामे नाटक करती रही, पर अंदर ही अंदर महसूस कर रही थी कि इस माहौल में कुछ असामान्य था। उसकी मौजूदगी का प्रभाव मुझ पर गहराता जा रहा था। वक्त थमा सा लगा। कुछ मिनट बीते, लेकिन वह वक्त घंटों की तरह भारी लग रहा था। आखिरकार मैंने खुद को संभालने की कोशिश की। एक गहरी सांस लेते हुए मैं अंजुमन की ओर मुड़ी और धीमे लेकिन दृढ़ शब्दों में कहा, अंजुमन, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा हाथ जाम हो गया है। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में सवाल थे, शायद असमंजस भी। मैंने हल्के से उसका हाथ अपने पेट से हटाया और धीरे से खुद को उससे दूर कर लिया। मेरे दिल की धड़कनें तेज थीं, लेकिन मैंने अपनी हिम्मत नहीं खोई। क्या तुम मेरे लिए एक गिलास पानी ला सकते हो? मैंने पूछा। अंजुमन कुछ पल तक खामोश रहा, फिर उठकर बाहर चला गया। उसकी अनुपस्थिति ने मुझे राहत की सांस लेने का मौका दिया। मुझे महसूस हुआ कि हमें दोनों को कुछ समय चाहिए। जब वह वापस आया, उसके हाथ में पानी का गिलास था। मैंने उसकी ओर देखा। वह अब थोड़ा सामान्य लग रहा था। मैंने गिलास लिया और जल्दी जल्दी पानी पिया, जैसे उससे राहत की बूंदें मिल रही हों। अंजुमन ने गिलास वापस किनारे पर रख दिया और बिस्तर पर मेरे पास बैठ गया। उसके चेहरे पर हल्की झिझक और मेरे अंदर बाकी सवाल, लेकिन वह खामोशी अब बोझिल नहीं थी। यह एक नया आरंभ था, शायद हमारे रिश्ते की एक नई परत। तो अब? मैंने मुस्कान के साथ पूछा। हमने हल्की बातचीत शुरू की। धीरे धीरे कमरे की खामोशी में मिठास घुलने लगी, लेकिन दिल के कोने में यह एहसास था कि यह सिर्फ एक अध्याय था। पूरी कहानी अभी बाकी थी। रात के सन्नाटे में जब अंजुमन से मेरी बातें हो रही थीं, तो बातचीत कविता के विषय पर आ गई। मैंने उससे सीधे सवाल किया, तुमने फिर से कविता को देखना क्यों शुरू किया? अंजुमन ने पहले थोड़ी झिझक दिखाई और बात को टालने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे उदाहरण देकर समझाया कि मैंने कैसे महसूस किया था कि वह उसे देख रहा था। आखिरकार उसने स्वीकार किया कि मैं गलत नहीं थी। हालांकि उसने यह भी कहा कि उसकी नीयत में कोई खोट नहीं थी। मैंने उसकी बातों को हल्के अंदाज में लिया और मुस्कुराते हुए कहा, देखो अंजुमन, अगर फिर से ऐसा हुआ तो इस बार मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगी। उसने भी मुस्कुराकर वादा किया कि वह अब ऐसा कुछ नहीं करेगा। इसके बाद हमारी बातचीत दूसरे विषयों पर शिफ्ट हो गई। थोड़ी देर बाद मैंने कहा, अब मुझे जाना चाहिए, और मैं उसके कमरे से निकलकर अपने कमरे में आ गई। अपने कमरे में आते ही मैंने बिस्तर पर बैठकर उस पूरी घटना पर विचार करना शुरू किया। अंजुमन की आंखों और उसके हाव भाव ने मुझे कहीं गहरे प्रभावित किया था। मैं आईने के सामने खड़ी हो गई और खुद को गौर से देखने लगी।
मन में सवाल उठा, क्या मेरे और अंजुमन के बीच एक अनकहा जुड़ाव है? और जवाब मिला, शायद हाँ। इस एहसास ने मेरे भीतर एक अजीब सी हलचल मचा दी। मुझे समझ आ गया था कि मुझे अंजुमन का ध्यान कविता से हटाना होगा। इस विचार ने मेरे भीतर एक नई ऊर्जा भर दी। मैंने खुद को फिर से तैयार करने का फैसला किया, न सिर्फ अंजुमन के लिए बल्कि अपने आत्मसम्मान और आत्मविश्वास के लिए। अगले दिन से मैंने खुद पर काम करना शुरू किया। मैंने सख्त डाइटिंग शुरू की, तले भुने और मसालेदार खाने को अलविदा कह दिया। हर सुबह योगा और एक्सरसाइज मेरे रूटीन का हिस्सा बन गए। 2 महीने की मेहनत के बाद मेरा शरीर बदलने लगा। मैं पहले से अधिक स्लिम और फिट महसूस करने लगी। अब मैंने ढीले ढाले कपड़े पहनना बंद कर दिया। उनकी जगह फिटिंग वाले परिधान ने ले ली। जो साड़ियां मैंने खुद से दूर कर दी थीं, उन्हें फिर से पहनने लगी। खास तौर पर मेरी पसंदीदा बनारसी साड़ियां, जिनमें खुद को देखकर मैं खिल उठती थी। मेरे इस बदलाव को किसी ने नोटिस न किया हो, ये तो नामुमकिन था। सबसे पहले मेरे घरवालों ने ध्यान दिया, फिर पड़ोसियों और दोस्तों ने भी तारीफ की। मेरी एक पुरानी दोस्त, जो पास के पार्लर की मालकिन थी, हमेशा मुझे फेशियल और ब्लीच करवाने के लिए कहती थी। अब मैंने उसकी सलाह मानी और खुद को और निखारने के लिए पार्लर जाने लगी। मेरे बालों को नई स्टाइल और रंग देकर मैंने अपने व्यक्तित्व में एक और नयापन जोड़ा। जब मैं आईने में खुद को देखती तो यह नई मैं पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वास से भरी नजर आती। 1 महीने के भीतर मेरा रूप रंग पूरी तरह बदल चुका था। अब मैं न केवल अपनी उम्र से कम दिखने लगी थी, बल्कि मेरे अंदर का आत्मविश्वास भी छलकने लगा था। सबने मेरी तारीफ की और मुझे महसूस हुआ कि मैंने खुद को फिर से पा लिया है। यह बदलाव न केवल बाहरी था, बल्कि आंतरिक भी। मैं अब जानती थी कि मैं अंजुमन के मन को कविता की ओर से मोड़कर अपने प्रति आकर्षित कर सकती हूँ। लेकिन यह सब करते हुए मैंने एक चीज सीखी, खुद से प्यार करना सबसे जरूरी है। इस नई यात्रा ने मुझे यह एहसास दिलाया कि असली ताकत अपने भीतर झांकने और खुद को स्वीकारने में है। मेरे जीवन में कुछ बदलाव आए थे, जो धीरे धीरे मेरे आसपास के लोगों का ध्यान खींचने लगे थे। खासकर जब लोग मुझे देखकर तारीफ करने लगे, मुझे यह अच्छा लगता था। पहले ऐसा लगता था कि यह ध्यान सिर्फ मेरे युवा होने के कारण था, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया कि बदलाव के साथ एक नई पहचान भी जुड़ी होती है। इस बदलाव का सबसे बड़ा असर मेरे बेटे अंजुमन पर पड़ा। पहले वह बस यही कहता था, मम्मी, आप अब कितनी अलग लग रही हैं। लेकिन धीरे धीरे वह मुझे उस नज़र से देखने लगा जैसे वह अपनी बहन कविता को देखता था। यह देखकर मैं थोड़ा चौंकी, लेकिन मैंने इसे समझने की कोशिश की। मैं चाहती थी कि अंजुमन को यह बदलाव सही तरीके से महसूस हो और मुझे उसकी प्रतिक्रिया का सही तरीके से सामना करना था। यह एक गहरी चुनौती थी और मैंने सोचा कि इस स्थिति से निपटने के लिए मुझे अपना रवैया बदलना होगा। मैंने खुद को यह समझाया कि अगर मैं अपने रिश्ते को सही दिशा में ले जाना चाहती हूँ, तो सबसे पहले मुझे अपनी आत्मसमझ और आत्म आदर को बढ़ाना होगा। मैंने महसूस किया कि जब मैं खुद के प्रति प्यार और आदर रखती हूँ, तो वह मेरे बेटे को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। अंजुमन और मैं दोनों एक दूसरे से खुलने लगे। मैंने उसे यह सिखाने की कोशिश की कि जीवन में खुद से प्यार करना और अपनी पहचान को समझना कितना जरूरी है। हम दोनों के बीच अब पहले से ज्यादा विश्वास और समझ थी। अब वह मुझसे अपनी परेशानियों और सवालों के बारे में खुलकर बात करता था और मैं भी उससे अपनी जिंदगी की छोटी छोटी बातें साझा करती थी। हम दोनों ने समझा कि एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना और उनके विचारों को समझना रिश्ते को मजबूत बनाता है। एक दिन जब अंजुमन ने मुझे बताया कि मैं पहले से ज्यादा सुंदर लगने लगी हूँ, तो मेरे दिल में एक नया विश्वास पैदा हुआ। मुझे महसूस हुआ कि बदलाव सिर्फ बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक भी होता है। यह बदलाव हमारी रिश्तों की समझ और एक दूसरे के प्रति सम्मान को और गहरा करता है। अंजुमन, मैंने उसे प्यार से कहा, तुम हमेशा याद रखना कि हर बदलाव के पीछे एक मकसद होता है। मैंने ये सब कुछ इसलिए किया ताकि तुम समझ सको कि खुद का ख्याल रखना और खुद को प्यार करना कितना जरूरी है। अंजुमन ने मेरी बात समझी और उसके बाद हमारा रिश्ता और भी मजबूत हो गया। वह मुझसे और भी खुलकर बात करने लगा और मैं भी उससे अपने दिल की बातों को साझा करने लगी।
हमारे रिश्ते में अब और भी गहराई आ गई थी और हम दोनों ने यह समझा कि एक दूसरे का साथ देना, समझना और प्यार करना सबसे अहम है। हमारे बीच का यह बदलाव हमें और भी करीब लाया और हम दोनों ने मिलकर जीवन की नई शुरुआत की। इस अनुभव ने मुझे यह सिखाया कि रिश्ते, प्यार और समझ के साथ साथ खुद का सम्मान और आत्मविश्वास भी बहुत जरूरी है। यहाँ कुछ सुविचार हैं जो इस कहानी के संदेश को आगे बढ़ाते हैं। खुद से प्यार करना सबसे बड़ा बदलाव है जो हम अपने जीवन में ला सकते हैं। जब हम खुद को समझते हैं और अपनाते हैं तो हमारी आत्मविश्वास और रिश्ते दोनों मजबूत होते हैं। रिश्ते समझ और सम्मान पर आधारित होते हैं, न कि अपेक्षाओं और भ्रम पर। हर रिश्ता तभी सही दिशा में बढ़ता है जब उसमें पारदर्शिता और संवेदनशीलता होती है। आत्मसम्मान और आत्मप्रेम हमें अपने रिश्तों में बेहतर समझ और संतुलन लाने में मदद करते हैं। जब हम खुद से प्यार करते हैं तो हम दूसरों को भी सही तरीके से समझ और प्यार कर पाते हैं। बदलाव की सबसे बड़ी ताकत भीतर से आती है और यही ताकत हमें अपने रिश्तों को और मजबूत बनाती है। हर परिवर्तन एक नई शुरुआत होती है जो हमें अपने और दूसरों के प्रति अधिक जागरूक और जिम्मेदार बनाती है। समय और विश्वास रिश्तों की नींव हैं। जब दोनों होते हैं तो हर चुनौती का समाधान संभव हो जाता है। रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब हम एक दूसरे के समय और भावनाओं का सम्मान करते हैं। ये सुविचार कहानी के गहरे संदेश को और भी प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करते हैं, जो आत्मसमर्पण, समझ और सच्चे रिश्तों की अहमियत को उजागर करते हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी कहानी। क्या आपने कभी अपने जीवन में इस तरह के बदलाव महसूस किए हैं? हमें अपनी राय जरूर बताएं और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।